अपमान का घूंट। हेमलता गुप्ता। अरे जब बाप ही ऐसा हो तो बेटी तो ऐसी होगी ना। ससुर जी जरा सख्त होते हुए बोले। पहली बार ससुराल आई, पिता की बेइज्जती होते देख बेटी ने सास ससुर को सिखाया ऐसा सबक कि उनके होश उड़ गई। शहर के सबसे पोस्ट इलाके सिविल लाइंस में स्थित मल्होत्रा मैंसन आज रोशनी से नहाया हुआ था। मौका था घर के छोटे पोते आरव के 5वें जन्मदिन का। लॉन में महंगी गाड़ियों का जमावड़ा था। वेटर शैंपेन और स्टार्टर्स लेकर घूम रहे थे और शहर के नामचीन लोग एक दूसरे की झूठी तारीफों में मशगूल थे। इस भीड़ भाड़ और चकाचौंध के बीच घर की बहू नंदनी रसोई से लेकर मेहमानों की खातिरदारी तक हर जिम्मेदारी पे खूबी निभा रही थी। नंदनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, लेकिन घर में उसका रुतबा एक आज्ञाकारी बहू से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके ससुर मिस्टर बलराज मल्होत्रा शहर के बड़े बिल्डर थे और उन्हें अपने पैसे और रुतबे पर जरूरत से ज्यादा घमंड था। नंदनी के पति विक्रांत अपने पिता की परछाई थे, पैसे उड़ाने में माहिर और रिश्तों को तोलने में कच्चे। तभी गेट पर एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। उसमें से एक बुजुर्ग उतरे। उन्होंने साधारण सा धोती कुर्ता पहन रखा था और हाथ में एक कपड़े का थैला था। वे नंदनी के पिता मास्टर दीनानाथ थे, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और सादगी में बिता दी थी। गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी नंदनी की नजर पड़ गई। वह दौड़कर गेट पर गई। पापा आप आ गई। नंदनी ने झुककर पिता के पैर छुए। दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए बेटी के सिर पर हाथ रखा। जीती रहो बेटा। आरव कहाँ है? देख मैं आप उसके लिए क्या लाया हूँ। नंदनी पिता को लेकर अंदर हॉल में आई। हॉल में ही एसी की ठंडक थी और महंगे इत्र की खुशबू। दीनानाथ जी साधारण वेशभूषा वहां मौजूद डिजाइनर सूट और साड़ियों के बीच एकदम अलग लग रही थी। मिस्टर बलराज सोफे पर बैठे अपने दोस्तों के साथ विस्की का गिलास टकरा रहे थे। दीनानाथ जी को देखते ही उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उन्होंने उठने की जहमत नहीं उठाई। अरे समधी जी आइए आइए। बलराज जी ने बैठे बैठे ही आवाज दी। हमें लगा आप रास्ता भूल गए होंगे। ऑटो वाले ने अंदर आने दिया। आजकल ये गार्ड्स गरीब दिखने वालों को जल्दी घुसने नहीं देते। दीनानाथ जी ने अपमान का घूंट पी लिया और मुस्कुराए। अरे नहीं समधी जी, नंदनी आ गई थी। वे आरव के पास गए जो ढेरों महंगे खिलौने, रिमोट वाली कार, वीडियो गेम्स, रोबोट्स के बीच में बैठा था। जन्मदिन मुबारक हो मेरे बच्चे। दीनानाथ जी ने आरव के गोद में नहीं उठाया क्योंकि उनके कपड़े धूल भरे थे, बस उनके गाल सहलाए। उन्होंने अपने थैले से एक डिब्बा निकाला। वह गत्ते का पुराना सा डिब्बा था। आरव ने उसे खोला। अंदर लकड़ी का बना एक सुंदर सा घोड़ा था जो चाबी भरने पर चलता था। यह दीनानाथ जी ने खुद अपने हाथों से लकड़ी तराश कर बनाया था। मिस्टर बलराज ने जोर से ठहाका लगाया। वाह क्या गिफ्ट है समधी जी। 21वीं सदी में लकड़ी का घोड़ा। यहाँ मेरा पोता आईपैड चलाता है और आप उसे यह क्या है? इसे तो वो हाथ भी नहीं लगाएगा। वहां मौजूद मेहमान भी दबी हंसी हंसने लगे। दीनानाथ जी सहम गए। वो मुझे लगा बच्चों को हाथ से बनी चीजें पसंद आती हैं। इसमें प्लास्टिक नहीं है, सुरक्षित है, सुरक्षित। बलराज जी ने मुंह बनाया। इसे कंजूसी कहते हैं मास्टर जी। अरे अगर पैसे नहीं थे तो हमसे मांग लेते, हम भिजवा देते कुछ अच्छा गिफ्ट। दामाद के घर आ रहे हो थे तो कुछ तो स्टैंडर्ड का ख्याल रखते। नंदनी का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था, लेकिन वह चुप रही। उसे लगा बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन बलराज जी का अहंकार आज 7वें आसमान पर था। उन्होंने नंदनी की सास मिसेस सालनी की तरफ देखकर कहा, देखा सालनी, मैं तुमसे कहता था ना कि खानदान देखकर रिश्ता करना चाहिए। मास्टर की बेटी है इसलिए तो नंदनी भी ऐसी ही है। घर में इतना पैसा है फिर भी नौकरों की तरह खटकती रहती है। 1 रुपया खर्च करने में इसकी जान निकलती है। अरे जब बाप ही ऐसा कंजूस और छोटी सोच का हो तो बेटी तो ऐसी होगी ही ना। खून का असर है भाई, खून का असर। यह वाक्य नंदनी के कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतरा। उसके पिता का अपमान, और वो भी उसके सामने, और सिर्फ गरीबी या सादगी के कारण। नंदनी जो अभी मेहमानों को केक सर्व कर रही थी ने प्लेट वहीं टेबल पर जोर से पटकी। आवाज इतनी तेज थी कि हॉल में सन्नाटा छा गया। डीजे का संगीत भी धीमा पड़ गया। नंदनी धीरे धीरे चलकर अपने ससुर के सामने आई। उसकी आंखों में अब वह लिहाज नहीं था जो पिछले 3 सालों से था। क्या कहा आपने पापा जी?
नंदनी की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें तूफान जैसी गूंज थी। जरा फिर से कहिएगा। बलराज जी चौंक गए। क्या मतलब? मैंने क्या गलत कहा? तुम्हारा बाप फटे हाल आया है, लकड़ी का खिलौना लाया है तो सच ही तो है। जैसी परवरिश वैसे लक्षण। नंदनी ने अपने पिता का हाथ थाम लिया, जो अपमान से सिकुड़ रहे थे। उसने पिता को सोफे पर बिठाया जहां बलराज जी बैठे थे, और खुद खड़ी हो गई। आपने बिल्कुल सही कहा पापा जी, नंदनी ने पूरे हॉल को संबोधित करते हुए कहा। जब बाप ऐसा होता है तो बेटी ऐसी ही होती है, और आज मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी होने का मतलब क्या है। विक्रांत ने आगे बढ़कर नंदनी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। नंदनी, तमाशा मत करो, डैड नशे में हैं। नंदनी ने विक्रांत का हाथ झटक दिया। दूर रहो विक्रांत, आज बात संस्कारों की है और तुम बीच में नहीं आओगी। नंदनी ने अपनी सास और ससुर की आंखों में आंखें डाली। आप कहते हैं मेरे पिता कंजूस हैं? हाँ, हैं वो कंजूस, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई कभी अयासियों में नहीं उड़ाई। उन्होंने पाई पाई बचाकर मुझे और मेरे भाई को पढ़ाया, हमें काबिल बनाया। यह जो लकड़ी का घोड़ा आपको कचरा लग रहा है ना, इसे बनाने में उन्होंने अपनी रातों की नींद और हफ्तों की मेहनत लगाई है। यह बाजार में नहीं मिलता, यह प्रेम की फैक्ट्री में बनता है। लेकिन अफसोस, आप लोग कीमत जानते हैं, वैल्यू नहीं। बलराज जी गुस्से से खड़े हो गए। जुबान लड़ाती है, भूल गई है कि तू मल्होत्रा खानदान की बहू है। तेरा यह मास्टर बाप मेरी प्रॉपर्टी के एक कोने को भी नहीं खरीद सकता। प्रॉपर्टी? नंदनी हंसी, एक कड़वी और व्यंग्यात्मक हंसी। कौन सी प्रॉपर्टी पापा जी? वो जो बैंक के पास गिरवी पड़ी है। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बलराज जी का चेहरा पीला पड़ गया। चुप रहो नंदनी, बलराज जी चिल्लाए। क्यों चुप रहूं? नंदनी ने अब आवाज ऊंची कर ली। आज बात निकली है तो दूर तक जाएगी। आप सबको मेरी कंजूसी का दाना देते हैं ना। आप कहते हैं ना कि बाप के असर के कारण मैं पैसे खर्च नहीं करती, तो सुनिए सब लोग। नंदनी के पास रखी एक फाइल उठाई जो वह ऑफिस से लाई थी। पिछले 2 सालों से मल्होत्रा बिल्डर्स दिवालिया होने की कगार पर है। आपके बेटे विक्रांत ने जुए और सट्टे में करोड़ों उड़ा दिए। आपने ससुर जी अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए बाजार से इतना कर्ज लिया कि आज यह घर नीलाम होने वाला था। वो मैं थी, मास्टर दीनानाथ की बेटी, जिसने अपने सीए की अकल लगाकर, अपनी सैलरी का एक एक पैसा लगाकर और घर के फालतू खर्चों, जिन्हें आप कंजूसी कहते हैं, को रोक कर आपकी किस्तें भरी। मिसेज सालनी घबरा गई। नंदनी, घर की बात बाहर। घर की बात? नंदनी ने उन्हें रोका। जब मेरे पिता की बेइज्जती सरेआम हो रही थी तब यह घर की बात नहीं थी। जब मेरे संस्कारों पर उंगली उठाई गई तब आपको शर्म नहीं आई? नंदनी ने बलराज की ओर देखा। हाँ, मैं अपने बाप जैसी हूँ, इसलिए जब आप लोग डूब रहे थे तो मैं भागी नहीं, मैंने जिम्मेदारी उठाई। अगर मैं आप जैसी होती या आपके बेटे जैसी होती तो अब तक यह घर छोड़कर जा चुकी होती और आप लोग सड़क पर होते। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि मुसीबत में परिवार का साथ नहीं छोड़ते, चाहे परिवार वाले कितना भी अपमान करे। इसे संस्कार कहते हैं पापा जी, जो पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। दीनानाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी उनके सम्मान के लिए दुर्गा बन जाएगी। नंदनी ने एक और कड़वा सच उजागर किया। और यह प्रॉपर्टी, यह जो लाखों रुपए फूक रहे हैं ना आप, यह पैसा कहाँ से आया? यह पैसा मैंने आरव की पढ़ाई के लिए फिक्स डिपॉजिट में रखा था, जिसे विक्रांत ने मेरी जाले दस्तक करके तुड़वा लिया, सिर्फ इसलिए ताकि आप समाज में अपनी झूठी नाक ऊंची कर रख सके। पूरी महफिल स्तंभ थी। जो लोग बलराज जी की वाहवाही कर रहे थे अब उन्हें इकारत भरी नजरों से देख रहे थे। बलराज जी, जो अभी तक शेर बने बैठे थे, अब भीगी बिल्ली की तरह नजरें चुरा रहे थे। उनकी पोल जो खुल चुकी थी, उनकी सारी हेकड़ी, उनका सारा पैसा, सब एक भ्रम था जो नंदनी की मेहनत पर टिका था। नंदनी अपने पिता के पास गई और उनका थैला उठाया। पापा, चलिए यहाँ से, यह जगह आपके लायक नहीं है। यहाँ लोग प्लास्टिक के खिलौनों से खेलते हैं और प्लास्टिक की मुस्कान पहनते हैं। आपकी लकड़ी के घोड़े की कीमत समझने के लिए दिल चाहिए, जो यहाँ किसी के पास नहीं है। वह आरव के पास गई और उसे चूमा। बेटा, यह गुण नाना जी का आशीर्वाद है, इसे संभाल कर रखना। फिर वह बलराज की ओर मुड़ी। मैं आज और अभी यही घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बात। आपने कहा था ना, बाप ऐसा है तो बेटी ऐसी ही होगी।
मुझे गर्व है कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन जरा अपने बेटे विक्रांत को देखिए। बाप ऐसा था इसलिए बेटा चोर और जुआरी निकला। परवरिश का असर दोनों तरफ हुआ है ससुर जी। बस फर्क यह है कि मेरे पिता की गरीबी ने मुझे सोना बनाया और आपकी अमीरी ने आपके बेटे को राख बना दिया। नंदनी ने पिता का हाथ पकड़ा और मुख्य द्वार की ओर बढ़ गई। पीछे से विक्रांत दौड़ा। नंदनी रुको, तुम चली जाओगी तो यह सब कौन संभालेगा? बैंक वाले लेन दान, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नंदनी रुकी नहीं, उसने मुड़कर भी नहीं देखा। बलराज जी सोफे पे धम से गिर पड़े। उन्हें महसूस हो रहा था कि आज उन्होंने सिर्फ एक बहू नहीं खोई, बल्कि अपनी इज्जत, अपना घर और अपनी ढाल सब कुछ खो दिया। उन्होंने एक साधारण मास्टर का अपमान करने के चक्कर में अपना असाधारण अहंकार तुड़वा लिया था। हॉल में सन्नाटा था। मेहमान धीरे धीरे खिसकने लगे। मेज पर रखा हुआ लकड़ी का घोड़ा उन महंगी शराब की बोतलों और रिमोट वाली कारों के बीच अपनी सादगी में भी सबसे ज्यादा शाही और कीमती लग रहा था, क्योंकि वह जीत का प्रतीक था, सच्चाई और स्वाभिमान की जीत का। बाहर नंदनी ने अपने पिता के कंधे पर सिर रख दिया। पापा ऑटो बुलाओ। दीनानाथ जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, पैदल चलेंगे। आज मेरा सीना इतना चौड़ा हो गया है कि लगता है कि आसमान छू लूंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी सादगी मेरी बेटी की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। बाप और बेटी उस अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ गए, लेकिन उनका आत्मसम्मान सूरज की तरह चमक रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।